चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए एक चीज़ की बड़ी श्योरिटी एग्ज़ाम में बच्चों, बस भाई एक चीज़ की बड़ी श्योरिटी है एग्ज़ाम में कि आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन एग्ज़ाम में मिलने वाला है पक्का। ये फॉर वेरी श्योर है कि आपको एक टॉपिक में फिक्स बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन पे एक क्वेश्चन मिनिमम आपको एग्ज़ाम में आएगा। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज। और अब हाइब्रिडाइजेशन बचा है और 3-4 टॉपिक छोटे मोटे और बचे हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सबसे नज़दीक पेपर किसका है? फर्स्ट टर्म का जो है, किसके स्कूल का सबसे नज़दीक पेपर है? कब है? मिड सितंबर में होंगे सबके, तो हमारे पास मोटा मोटा 1 महीना है अभी ना। चलो क्लास बोर्ड पे सही बच्चे। देखिए ऐसा है, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये टॉपिक समझ में आने के लिए कुछ पुराने लिंक्स आपके जरूर होने चाहिए कंप्लीट, जिनको मैंने कोशिश जरूर करी है कि मैं आपको सिखा सका। मैं आपको बैकअप क्लासेस में उनको दे चुका हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट वाली क्लास ले ली थी पिछले संडे तो फिर कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। एक आपको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वो मैंने साथ के साथ ही सिखाया था, अगर आप लोगों को याद आए तो। नहीं है? और एक मैंने आप लोगों को अभी अभी रिसेंटली बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो एक एटम को अगर दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करने तो उनको अपने ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप। क्योंकि आपको एक बात तो पता लगी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स ऐसे जैसे ये एटम है और उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल चीज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, घूम रहा है। यही तो होते हैं ना ऑर्बिटल्स। या ऑर्बिटल बोलो कैसा होता है? पी ऑर्बिटल होता है, ऐसा करके होता है डंबल शेप का, मतलब इस तरह का ऑर्बिटल होता है, एक्स पे, वाई पे या जेड पे। तो ये बातें मैंने आपसे चर्चा करी थी कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं भाई वंश। स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं 1s 2s, ये 2p's ऑर्बिटल्स होते हैं, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, वो px पे py पे और pz पे, इधर भी px पे py पे pz पे। मींस आपको एक बात पता है, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड atoms have to share the electrons and to share those electrons they have to overlap their orbitals। उनको अपने ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप। तो दो एटम को अगर शेयरिंग करनी है ना, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए, शेयरिंग करनी है, तो इनको पास आना पड़ेगा। और पास इतना आना पड़ेगा कि इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मर्ज कर जाएं, ताकि उसकी चीज़ें इसमें आ सके, इसकी चीज़ें इसमें आ सके। ये बिल्कुल स्टोरी की तरह है, मतलब इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें सोचना पड़े। बहुत बेसिक टर्म्स में हम बात करते हैं और उसी में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है कोवेलेंट बॉन्ड की। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट आ गया, क्या जरूरत पड़ेगी? तो भैया हाइब्रिड शब्द आप लोगों ने कहाँ कहाँ सुना आज तक? बहुत जगहों पे सुना होगा। आप बायो वाले बच्चों ने हाइब्रिड प्लांट सुने होंगे, सुने? प्लांट्स बनते हैं कुछ हाइब्रिड करके। आप लड़कों ने ज़्यादातर हाइब्रिड कार्स के बारे में सुना होगा। हाइब्रिड कार्स, हाइब्रिड कार क्या होती है? कोई बताएगा हाइब्रिड कार कैसी कार होती है? सीएनजी पेट्रोल मिक्स कर दिया। देखिए एक सिंपल सा हाइब्रिड का मतलब होता है, मुझे इस गाड़ी से कोई फीचर समझ में आ रहा है, इस गाड़ी का कोई अच्छा फीचर समझ में आ रहा है, लेकिन जो इसमें है वो उसमें नहीं है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है। तो हमने एक नई गाड़ी बनाई जिसमें इसके फीचर भी डाल दिए, इसके भी डाल दिए, उसके भी डाल दिए, तो वो हाइब्रिड कार होगी। कैसी होगी बोलो? हाइब्रिड कार। समझो आप, ये जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाली दोनों, इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें पेट्रोल वाला सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम भी है। तो हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल करा। हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को, मतलब दो अलग अलग चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ जनरेट कर दें तो उसको हाइब्रिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड। और इसको समझो यार, बातें मत करो प्लीज़, ध्यान सुनो। इतना मतलब आसान टॉपिक भी नहीं है कि आप लोग समझे कि हम मजे मजे में कर जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आ सबको जाएगी क्लास के एंड तक, मतलब सबको मैं बता दूंगा पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे करना है, लेकिन एग्जैक्ट वो समझ में आएगी नहीं आई वो आपको देखना होगा लास्ट में कितने बच्चों को समझ में आता है। समझ में आने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकें कि हाँ मुझे ये वाली बात क्लियर हो गई है कि ऐसे होता है हाइब्रिड, समझा पाएँ किसी को, वो होता है समझ में आना। एक होता है कि पेपर में सर क्वेश्चन आएगा AlCl4- की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो, वो तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन क्या होती है एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत कम बच्चों को पता लगता है, ठीक है? तो ढंग से समझिएगा। सो हाइब्रिड शब्द यहाँ पर भी उसी को इंडिकेशन दे रहा है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक CH4 मॉलिक्यूल है, और इससे भी पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा कि इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक काम करना चाहिए, नई PDF खोल लेनी चाहिए, एक ही पेज बचा हुआ इसमें। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ये है हमारा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं आपसे 5-10 मिनट इसके बारे में बात करूंगा एंड देन मैं
स्टार्ट करूंगा हाइब्रिडाइजेशन को। देखिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बार बार वर्बली डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोगों को टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड atoms have to share their electrons and to share those electrons they have to overlap their orbitals, they have to overlap their, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और क्या मैंने आपको लास्ट क्लास नहीं सिखाया था कि S वाला S से ओवरलैप कर जाता है, ऐसे किसी का S वाला जो है वो किसी के P से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मैंने बोला था कि कार्बन का कोई P ऑर्बिटल है और वो हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया। ओवरलैपिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसके कोई ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए ताकि इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जा सके, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ सके। ठीक है, आशु रौनक यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आपको पता है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स हैव टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड टू शेयर दोस इलेक्ट्रॉन दे हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। अब मेरे आपसे एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर CH4 जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग जानते हो सब बच्चे की CH4 टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हो तो मैं ये बात आपसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। बट CH4 इज ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है कि कार्बन यहाँ पर होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, और एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। ये मैं इतना जल्दी में इसको इसलिए बोला कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से इसके ऊपर टाइम दे चुका हूँ, तो बार बार हम चर्चा नहीं कर पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, तो इसका मतलब जो हमारा सेंट्रल कार्बन होता है उससे जो 3 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन मिलते होंगे वो किस एंगल पे मिलते होंगे, तो वो कुछ ऐसे मिलने चाहिए, वो कुछ ऐसे मिलने चाहिए। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो उसके चारों तरफ जो 4 हाइड्रोजन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप करता होगा, बॉन्ड बनाता होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। सेंटर में कौन है बोलो? कार्बन। सब बचे सेंटर में कौन है बोलो? कार्बन। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल्स में होंगे, चारों तरफ से हाइड्रोजन आएंगे और हाइड्रोजन उसके ऑर्बिटल्स के साथ बोलो क्या करेंगे? ओवरलैप। अभी जो ओवरलैप होगा, जिस जगह से ओवरलैप होगा वहीं तो बॉन्ड होगा ना। अरे हाइड्रोजन यहाँ से आया तो यहाँ बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ से आया तो यहाँ बॉन्ड है। समझना मेरी बात को अच्छे से, सुनते रहना पड़ेगा अच्छे से 1 घंटे के लिए, तो आपको यहाँ से बॉन्ड पता लग जाएंगे और ज्योमेट्री बनेगी बोलो कैसी? टेट्राहेड्रल, 109.5 डिग्री का एंगल। लेकिन आप लोगों ने रियलिटी में सोचा कि जब मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नजर डालता हूँ तो मुझे समझ में आता है, अरे कहाँ गया ये रहा, कार्बन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। और 6 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 1s2 2s2 2p2। याद है बच्चों? मैंने ये पैटर्न आपको याद करवाया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। याद आ रहे हैं? 4s 4p 4d 4f ऐसे कटते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं बताओ जरा? 1s में, फिर किस में? 2s में, फिर 2p में 6 जाते हैं। लेकिन अगर टोटली 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1s में गए, 2 2s में गए, 2 किस में चले गए? 2p में। तो मुझे तुम बस इतना बताओ कि कार्बन के पास, अच्छा पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। आउटर के कितने इलेक्ट्रॉन्स बस इसके पास होते हैं वैलेंस में? 4। अरे जब 10th क्लास से सीखते आ रहे हो, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप लिखते हो 2,4, तो वो आउटर वाले 4 इलेक्ट्रॉन ही आपको पता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करने वाले। 1s2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का होता है जो कि हाईली स्टेबल होता है, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, सिर्फ आउटर 4 इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस होते हैं, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो मुझे तुम बस ये बताओ इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? एक 2s ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक बोलो कौन सा है? 2p। चलो मैं भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा, लेकिन आप जानते हैं कि 2s कहाँ होता है और 2px 2py 2pz, क्योंकि आप जानते हैं 2px होता है, ये वाला 2py होता है और ये वाला क्या होता है? 2pz। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कार्बन के, अगर आपको सारे सच में पूरे एटॉमिक ऑर्बिटल का आइडिया है तो कार्बन के मुझे बताना जरा 1s कैसा होता है? 1s ऐसा होता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। 2s कैसा होता है बोलो? 2s ऐसा होता है, हाँ भाई ध्यान देना, 2s ऐसा होता है। अब मुझे बताओ 2px कैसा होता है? 2px ऐसा होता है, 2py ऐसा होता है, 2pz बाहर की तरफ होता है, 2pz। अब बाहर की तरफ का मतलब यही है कि यहाँ पर होता है भाई, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं इसको x बोलता हूँ ऑन पेपर, इसको y बोलता हूँ और बाहर वाले z को मैं ऐसे बनाता हूँ। तो मेरे को बताओ जरा 2px 2py 2pz ऐसा ही होगा? सोचो यार कि 4 हाइड्रोजन्स को ओवरलैपिंग करने आनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कार्बन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? मात्र 4। उसको बाकी के 4 कहाँ से मिले? क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो 2,4 है, बाकी 4 वो कहाँ से लाया? क्योंकि ऑक्टेट तो 8 से पूरा होगा ना, तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा है बचपन से कि 4 खुद के और 4 कहाँ से लाया? 4 वो हाइड्रोजन से, 4 खुद के और 4 वो हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है ऐसे करके, और बदले में अपनी शेयरिंग भी करवाता है 1 इलेक्ट्रॉन की, ताकि हाइड्रोजन के भी 2-2 हो जाए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बचपन में ये चीज?
तो यार मुझे बताओ कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4 की और 4 कहां से मिलेंगे? हाइड्रोजन से। कैसे मिलेंगे? जब हाइड्रोजन आएगा और इसके ऑर्बिटल से वो लोग क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। चलो एक बार करके देखते हैं। मान लेते हैं कि एक px से ओवरलैप कर गया होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो आपको पता है s ऑर्बिटल होता है 1s1। ये बातें आप मेरी रिलेट कर पा रहे हो? पहले मुझे बताओ, ये रिलेट होनी चाहिए यार, ये मैंने आपको सिखाया है। अब बिल्कुल नहीं पढ़ रहे तो बात अलग है, लेकिन क्लास में मेरे ढंग से सुना होगा ना, तो पता होगा कार्बन ऐसे बनता है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके 1s में होता है। तो अगर वो ओवरलैप होने भी आया बच्चों, तो मुझे तुम ये बताओ, ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा, चलो चौथा कहीं से भी आके 2s से ओवरलैप हो जाएगा, समझ के चलते चलो। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, अगर ऐसे ही ओवरलैपिंग हुई होगी तो px यहां पर है, py यहां पर है, pz यहां पर है। पहले समस्या समझेंगे, फिर उसका समाधान हाइब्रिडाइजेशन बताएगी। px py pz, अरे चौथा हाइड्रोजन मान लेंगे कहीं भी ओवरलैप करेगा 2s से। लेकिन तुम मुझे बताओ, एक px से हुआ मान लो, एक py से हुआ और एक pz से। यहां से समझो 3 हाइड्रोजन आए, एक यहां से आया फिक्स, एक यहां से आया ओवरलैप फिक्स, एक यहां से आया फिक्स। तो मुझे बताना जो तीनों बॉन्ड बने, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना एंगल उनके बीच में, और हम कितना बढ़ते हैं? कुछ तो गड़बड़ है, या तो वो गलत है या ये कुछ गड़बड़ है। समझे मेरी बात को? सवाल कहाँ खड़ा हो गया वो समझ में आ गया? आप कहीं से चौथा बॉन्ड का है, अरे चौथा भी कहीं ना कहीं मान लो 2s से ओवरलैप हो गया, कहीं भी ओवरलैप करा दो, मान लो यहाँ ओवरलैप कर गया। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, 3 बॉन्ड के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। लॉजिकली एंगल कितना होता है? 109.5 होता है चारों के बीच में, 3 के बीच में 109.5 ही होता है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है बोलो? हमें इस हिसाब से कितना बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है? सब बताओ कितना बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है? बोलो 90 डिग्री। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ कमी रह गई है। जो हमने आपसे डिस्कस करा है वो ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आता है तो फिर उसने 109.5 का कैसे बना लिया, बल्कि बनना चाहिए 90 का। कितने का बनना चाहिए बोलो? क्योंकि जब कार्बन के पास जो उसके ऑर्बिटल्स फैले हुए हैं ओवरलैपिंग करने के लिए, कैसे फैले हुए हैं? px py pz। अरे एक ऐसे है, मतलब आप बोलेंगे ना, एक x पे है, एक y पे है, और एक बोलो कहां पर है? z पे। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो वो यहीं से होनी चाहिए ना, x y से, और कहां से बोलो? z से। तो एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, बट कितना मिला? कुछ तो यहां पर गड़बड़ है ना। आ जाओ महंगा जल्दी से। तो अच्छी बारिश का सामना करके आ रहा है भाई। सो प्रॉब्लम समझ में आई? अब मन में एक डाउट आ गया, क्वेश्चन आ गया, अब उसका समाधान हाइब्रिडाइजेशन देखिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं 2 मिनट की बात है, 2 मिनट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना जल्दी से। जाम लगा पड़ेगा कराला में, ये कुछ कह रहे बच्चे नहीं लगा? आगे आ जाओ सरस्वती, या वहां बैठ जाओ जहां मर्जी बैठ लो। क्या मैं बोलूं? सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई। देखिए जो बच्चे भी हैं, 2 मिनट का मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया थोड़ा तेजी में रिपीट करूंगा, अच्छे से सुनना। आप लोगों को समझ में आ गया क्या 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 समस्या खड़ी हो चुकी है? तो भाई हमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट करना था, लेकिन उससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी 2 एटम्स को अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो शेयरिंग करनी है, और शेयरिंग करनी है तो हमने क्या बोला? टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स हैव टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड टू शेयर दोज इलेक्ट्रॉन्स दे हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। समझ में आ रही बात सरस्वती? मैंने क्या बोला? अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है 2 एटम्स को, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे? शेयर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो कैसे शेयर होंगे? इसके ऑर्बिटल्स और उसके ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए? ओवरलैप। इस एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इस एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। शेयरिंग कैसे कर पाओगे? जब तक ये ओवरलैप नहीं करेंगे, इनके ऑर्बिटल्स मर्ज नहीं कर जाएंगे दूसरे में, तब तक शेयरिंग होने वाली है नहीं। तो शेयरिंग करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। अब आप लोग जानते हैं कि जो CH4 मॉलिक्यूल होता है, इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो चारों बॉन्ड की अगर मैं बात भी करूं बच्चों, बोर्ड पे देखना, चारों बॉन्ड की अगर मैं बात भी करूं, तो आपको पता है कि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड कितना होता है? 109.5 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंटवारा ऐसे हो रखा है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2। ये मैंने सिखा रखा आप लोगों को। लेकिन अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल मान के चलना 4 इलेक्ट्रॉन्स भर नहीं रहा हूं, बस मान के चलना कि मेरे पास जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से हैं सब बच्चे? एक 2s है और 3 2p है। ध्यान रखना, एक 2s है और मान लो क्या है? 3 2p। आप कार्बन का ढांचा मुझे बना के दिखाओ कैसा बनेगा। तो कार्बन का एक 1s ऑर्बिटल होगा सब बच्चे, एक 2s ऑर्बिटल होगा, एक 2px होगा, एक 2py होगा, एक 2pz होगा। यार मुझे तुम ये बताओ ना, कार्बन दिखता कैसा होगा सामने से? बस 1 मिनट की बात है, कार्बन दिखता कैसा होगा? 1s, फिर 2s, फिर बोलो क्या? 2px, 2py, 2pz। अब मुझे तुम ये बताओ, जब इसका 2px है, यहां पर ध्यान दो, 2px है, 2py है, 2pz है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है कि उसमें जो 3 ऑर्बिटल बाहर के हैं ना, एक 2px पे है, एक 2py पे है और एक 2pz पे है, कुछ इस तरीके से। ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझोगे तभी हाइब्रिडाइजेशन बढ़िया समझ में आएगा। तो 2px, 2py, 2pz।
तीन तो ऑर्बिटल ये है, चौथा मान लो अपने आप में 2s है, चौथा आपने मान लो क्या है, बोलो 2s है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, 4 ऑर्बिटल्स है। अब मान लो कि कार्बन के पास तो आउटर में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है सब बच्चे, 4, कितने और चाहिए बोलो 4, मतलब 4 हाइड्रोजन से और आते हैं शेयरिंग करने के लिए। अब हाइड्रोजन से अगर उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को बोलो क्या कराना पड़ेगा अपने साथ, ओवरलैप, और अगर ओवरलैप कराना तो इसकी तो ऑर्बिटल्स से ओवरलैप होंगे ना, तो मुझे बताओ एक px ओवरलैप हो गया, ऐसे समझना, हाइड्रोजन आया एक इस px से ओवरलैप कर गया, एक बोलो यहां से आया इससे चिपक गया भाई, इससे ओवरलैप कर गया, और एक इससे ओवरलैप कर गया, क्योंकि 3 ही तो है सर, चौथा कहां है, अरे चौथा जहां मर्जी ओवरलैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 से आपको समझाऊंगा पहले। तो 3 हाइड्रोजन आए, एक px वाली साइड से आया, एक py से और एक pz से। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, एक अगर यहाँ से आके ओवरलैप हुआ, एक यहाँ से आके ओवरलैप हुआ, एक यहाँ से, कुछ कहेंगे सर यहीं से क्यों करा रहे हो, अरे यार कार्बन के पास ऑर्बिटल्स कहाँ पर है, px पे, py पे और pz पे, तो आउटर वाले ऑर्बिटल से तो ओवरलैपिंग करेगा ना, शेयरिंग तो वहीं से होगी, तो अगर शेयरिंग करवानी तो ओवरलैप करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगे तो कहाँ से करेंगे, x से, y से और z से। तो ऐसे में मुझे बताओ एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, कितने का बॉन्ड एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, कितने का बन रहा है, 90 90 90, देखो 90 का बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109 पॉइंट, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस कॉन्सेप्ट में। सवाल समझ में आ गया सब बच्चों को, कि CH4 में जब मैं लॉजिकली देखता हूं कि ओवरलैपिंग होगी, मतलब 4 हाइड्रोजन आके कार्बन से बोलो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग, तो पता लगता है कि वो ओवरलैपिंग करेंगे एक px से, एक py से और एक कहां से बोलो, pz से, और ऐसे में तो बॉन्ड एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, बट रियलिटी में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, जिसका मतलब कुछ तो मिसिंग है अभी कॉन्सेप्ट के अंदर, वो मिसिंग वाली चीज आपकी क्या है बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन। सवाल समझ में आ गया, क्लियर है, बुक्स में लिखा हुआ है दैट कि अगर px py pz बिल्कुल 90 डिग्री पे है, इधर भाई px py pz बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, फिर 109.5 डिग्री कैसे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए समझने चलते हैं, और किस कंसेप्ट को हम यहाँ पर अब नोट ऑन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब समझाने की मैं कोशिश करता हूँ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको कोशिश करनी है कि टॉपिक समझ में आ जाए, अगर बहुत टफ लगेगा ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्लास के एंडिंग में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी चीज़ का अगर आएगा तुम्हें पेपर में क्वेश्चन नहीं रुकेगा, क्योंकि पेपर में सिर्फ पूछता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो उसका मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, आपको बताना है वो वहाँ पर बता दोगे, लेकिन मेन हमारी पहली कोशिश रहेगी आप समझ जाए मैटर क्या है, मामला समझ में आ जाए। चलिए अब समझना शुरू करते हैं। चलिए पहला मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, CH4 है, और मैं बता देता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, दैट बेसिकली इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ, बुकलेट है आप लोगों के पास, दिखाना बुकलेट एक बार, तो ले जाना भाई। सो मैं यहाँ पर ना कुछ लाइनें लिखूंगा बिल्कुल एज इट इज जैसे आपकी बुकलेट में दी हुई, ताकि हम बिल्कुल उसी को रीड आउट कर सके। सो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा और ध्यान से देखना आप लोग, दैट हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों बोर्ड पे एक बार पढ़ना और देखना तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, सुनते रहो, resulting in the formation of, मक्खी है क्या कहीं दिख रही है आप लोगों को, in the formation of new set of orbitals equivalent of equivalent energies and shape। चलिए भाई ये बहुत ज़रूरी है, इधर भाई वंशिका खुशी बोर्ड पे कुछ 15-20 मिनट जो भी टॉपिक चलने वाला ना इतनी देर का, ये वैसे इसमें हाइब्रिडेशन समझ में आया था, आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे और सिर्फ बोर्ड पे फोकस रहेंगे। भाई आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH4 और मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा एक बार, इसको एग्जांपल क्लियर करने के बाद आप मुझे बताओ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है जिसका बंटवारा हुआ है 1s2 2s2 2p2, और इसको 1s को मैं नहीं छेड़ सकता बिकॉज आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो भैया
नोबल वाली कॉन्फ़िगरेशन के हैं, तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बचपन से सीखते आ रहे हो कि 6 को लिखना है 2,4, और 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर वाले वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2s2 और 2p2। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आई, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, अब आपको ये भी समझ में आएगा। देखिए इसको बोलते हैं जीएस यानी ग्राउंड स्टेट, और मैंने यहाँ पर बनाया 2s। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1s क्यों नहीं बनाया? बच्चों 1s पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा मैं, इसलिए उसको बनाना भी नहीं चाह रहा। ये कौन है? 2p। चलो मुझे सब बच्चे बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और 2p में भी 2 हैं। आप जानते हैं 2p के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? पहला 2px में जाता है, अगला किस में जाता है? 2py में। क्या ऐसा ही होता है? पहला गया 2px में, अगला गया किस में बोलो? 2py में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, आप मुझे बताओ सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन लेंगे, जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड वाले? आप सोच के बताओ ना यार, कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड? सिर्फ हाफ फील्ड चीजें ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन ले सकती हैं, फुल फील्ड पार्टिसिपेशन। जो फुल फील्ड है वो क्यों किसी से बॉन्ड बनाएगा? आप खुद सोच के देखो ना, 2s ऑलरेडी फुल फील्ड है। प्रॉब्लम देखना भाई क्या होने वाली है। 2s ऑलरेडी बोलो कैसा है? फुल फील्ड। और 2p के 2 ऑर्बिटल्स हैं जो बोलो कैसे हैं? बोलो हाफ फील्ड। तो मुझे बस ये बताओ कि कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स इच्छुक हैं किसी से वो शेयरिंग करने के लिए या ओवरलैपिंग करने के लिए? सिर्फ 2। हाँ भाई ध्यान देना है, कितने? सिर्फ और 2। ये 2px वाला और 2py वाला। 2pz वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो तो ओवरलैपिंग की बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि शेयरिंग करनी है तो भैया इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होना चाहिए ना। उसका इसमें आएगा और इसका उसमें जाएगा। सब बच्चे ध्यान से सुनना। तो मुझे तो नहीं बताओ कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 4। ओवरलैपिंग करने के लिए कितने ऑर्बिटल्स रेडी हैं? 2। 2s क्यों रेडी? चलो 1s क्यों रेडी नहीं है? पहले बताओ 1s क्यों रेडी नहीं है? सर 1s भैया सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑर्बिटल है, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो नहीं करेगा सर इन्वॉल्वमेंट। आउटर में कौन है? बोलो 2s बैठा है और 2p बैठा है। आउटर शेल किसकी है? बोलो 2s की। और सब बच्चे ध्यान देना भाई, 1s होएगा ऐसा, 2s होएगा सर ऐसा, और 2p यहां पर होएगा 2px, और बोलो क्या? 2py और 2pz चलो खाली पड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है? सर 2px तैयार है और 2py तैयार है, क्योंकि वो हाफ फील्ड है। 2s तो तैयार है ही नहीं। तो मुझे सिर्फ बताइए कि ऐसे में कार्बन को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से मिल पाएंगे? मात्र 2। और उसको चाहिए कितने? तो एक प्रॉब्लम है कि नहीं आदर्श? यहाँ पर कार्बन को बॉन्ड बनाने 4, और कितने ऑर्बिटल्स बस ओवरलैपिंग करने के लिए कार्बन के तैयार हैं? कह रहे 2 ही तैयार है बस, 4 तो तैयार ही नहीं है। अब ये एक समस्या है कि नहीं, कार्बन का इससे कभी ऑक्टेट पूरा हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा, अच्छा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, कह रहा है कि यार क्यों मना कर रहे हैं भाई ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करने से? कह रहे 2s फुलफिल्ड हो गया भाई पूरा, वो मना कर रहा है ओवरलैपिंग करने से। कह रहा है मैं फुलफिल्ड हूं, मैं किसी से ओवरलैपिंग क्यों करूं? मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे, और ये तैयार है ओवरलैपिंग करने के लिए, ये दोनों तैयार है। 2s कह रहे हैं मैं तो ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी क्या हूं? बोलो फुलफिल्ड। कार्बन का इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और कार्बन ऐसे में कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ऐसे में ना कार्बन अपने अंदर ही कुछ बदलाव कर लेता है। कैसे बदलाव करता है मैं आपको पहले बिल्कुल बुकिश तरीके से समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कार्बन क्या देखता है। कहते हैं यार 2s प्रॉब्लम कर रहा है। कौन प्रॉब्लम कर रहा है? बोलो 2s। क्या प्रॉब्लम कर रहा है? प्रॉब्लम ये कर रहा है कि सर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और कह रहा है कि मैं बॉन्डिंग नहीं करूंगा भाई, मैं स्टेबल हूँ। और ये दोनों तैयार बैठे। कहता है कि भैया वो ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से उसके पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए? आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले क्यों गए? अगर सब में एक एक जाता तो बात बन जाती कि नहीं बन जाती? इसमें 2 पहले चले गए, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए पहले, ये बोलो क्या है? एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से ही वो बॉन्डिंग बनाने से बोलो क्या कर रहा है? मना कर रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है कि 2s में पहले क्यों गए? जिन बच्चों ने चैप्टर 2 बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ वो जानते हैं इस बारे में, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ ना वो थोड़ा दिमाग लगाओ कि 2s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों भरते हैं पूरे। क्योंकि बच्चों आप मुझे बताओ ना 1s में सबसे पहले दोनों के दोनों क्यों भरे? क्योंकि 1s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया जगह कौन सी है? जो न्यूक्लियस के जितना नजदीक हो वो उतना बढ़िया है। तो मुझे बताओ जरा, सबसे नजदीक बोलो कौन होता है? 1s सबसे पहले, इसीलिए 1s बढ़ता है। मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल बोलो कौन सा होता है? 1s। आप लोग जो बच्चे सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो, मैंने तो आपको एनर्जी का n+l का फॉर्मूला ही पढ़ाया है। तो जितना n+l कम होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। चलो वो वाली बात सबको नहीं पता, तो मैं उसकी टर्म्स में बात ही नहीं करूंगा। आप मेरे को बस ये बताओ सबसे स्टेबल ऑर्बिटल आपका इनमें से कौन सा होता है? 1s। सबसे पहले कौन भरेगा? बोलो 1s। उसके बाद स्टेबल बोलो कौन होता है? 2s। तो 2s स्टेबल होता है, सिर्फ 2s भरता है। और उसके बाद कौन होता है? बोलो 2px, 2py। अच्छा 2px, 2py, 2pz में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होता है? बहुत अच्छे, जिन भी बच्चों ने बोला तीनों ही बराबर स्टेबल है, बहुत अच्छी बात बोली आप लोगों ने। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इसका मतलब कॉन्सेप्ट। सर तीनों बराबर स्टेबल क्यों है? क्योंकि तीनों की दूरी न्यूक्लियस से बिल्कुल क्या है? बोलो सेम है। जितने इधर दूर रहेंगे इलेक्ट्रॉन उतना इधर उतना इधर, XYZ सर बिल्कुल बराबर है। हाँ लेकिन 2s बोलो क्या है? 2p से ज्यादा स्टेबल।
और 2p वाला जो है ना वो 3s से ज्यादा स्टेबल है। किससे बोलो? फोकस करना है, क्योंकि 3s थोड़ा और बाहर की तरफ होता है, ऐसा होता है 3s। इसलिए सबसे पहले बोलो कौन भरता है? 1s, फिर कौन भरता है? बोलो 2s, और 2s के बाद हम देखते हैं कि 2px, 2py, 2pz यार सब बराबर स्टेबल है, सबके सब। तो सबके सब बराबर स्टेबल है, तो किसी को भी ना पहले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर मान लो मैं 2px में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दूंगा पहले, इसका मतलब 2px 2py से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ज्यादा स्टेबल इससे क्या होता है, जो बराबर बराबर स्टेबल होते हैं सबको कहते हैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। ये बात हंस रूल में सीखी थी हम लोगों ने, कि जब सारे ऑर्बिटल एक जैसे एनर्जी के हैं, एक जैसे स्टेबिलिटी वाले हैं, तो सबको पहले कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और उसके बाद बोलो क्या होगा? 3s में तो नहीं भरेगा, बिकॉज 3s में स्टेबल नहीं है। फिर 2px की पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। जब ये पूरा भर जाएगा, अब बारी किसकी आएगी? बोलो 3s की आएगी। बोलो यही बात है कि नहीं? सबने यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ढंग से सुनना है आपको, सारी कहानी सुनोगे ना, फिर मैं आपको इसको समरी कर दूंगा बिल्कुल छोटी सी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा पूरा। तो मुझे तुम ये बताओ कि ये वाली बात तो चलो समझ में आ गई, 2s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों हो गए? क्योंकि 2s कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल है एज कंपेयर टू 2p, इसलिए वो पहले भर गया पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से भरने की वजह से अब वो बॉन्डिंग बनाने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिन बच्चों ने ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, आपको पता है कि जितनी एनर्जी जो होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बोलो किसके? स्टेबिलिटी के। या आप बोल सकते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। किसी चीज के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा बोलो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और कोई जितना ज्यादा स्टेबल है उसके पास उतनी ही बोलो क्या होती है? कम एनर्जी होती है। भाई ये बोल सकते हैं ना, आपके पास अगर ज्यादा एनर्जी तो आप अनस्टेबल है। अनस्टेबल कहने का मतलब आप इधर उधर जाएंगे, किसी का बहुत एनर्जी है तो इधर उधर फुदकेगी भाई, है ना। लेकिन अगर किसी के पास एनर्जी ही नहीं है तो बोलो क्या होगी? स्टेबल होगी। तो इसको अब ऐसे समझना, बाकी आप लोगों को n+l से पता है, आप लोग सब बच्चे ऐसे समझिए, जो ज्यादा स्टेबल है वो लो एनर्जी पे है यार। समझते हो कि नहीं समझते? जो ज्यादा स्टेबल हो कितनी एनर्जी है? बोलो लो। और जो कम स्टेबल है, यानी ये वाले कम स्टेबल है, 2p वाला कम स्टेबल है, ये बोलो किस पे? हाई एनर्जी पे। ये लो एनर्जी पे, और ये जो लो एनर्जी पे पहले वो भरेगा, क्योंकि लो एनर्जी वाला बोलो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। अगर मैं यहां से एक बुक को गिराऊं, किसी चीज को गिराऊं, तो पहले वो कौन सा एनर्जी लेवल भरेगा? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो हमेशा पहले लो एनर्जी वाली चीज भरती है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये लो एनर्जी का मतलब बोलो क्या है? ज्यादा स्टेबल। तो पहले ये वाला ऑर्बिटल भरता है और बाद में कौन सा भरता है? बोलो ये वाला। लेकिन सोचिए, किसी तरीके से अगर सबके सब एक जैसे हो जाए तो फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाएंगे ना। बस एक बार ढंग से समझना है। मैंने बोला कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन क्यों गए, आप मुझे बस ये जवाब दो कि 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भर गए? क्योंकि 2s वाला ना 2p के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है, वो थोड़ा लो एनर्जी पे है। लो एनर्जी मतलब हाई स्टेबिलिटी। इस कारण से सर उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और 2p में बोलो किस में जाता है? बोलो बाद में जाता है। और इसी की वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि 2s ने बॉन्डिंग बनाने से क्या कर दिया? बोलो मना कर दिया। बट अगर समहाउ कुछ ऐसा हो जाए कि सबका एनर्जी एक जैसा हो जाए, सबका स्टेबिलिटी बोलो कैसा हो जाए? एक जैसा हो जाए, फिर तो इसमें नहीं जाएंगे ना पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सब में कैसा जाएगा? एक एक जाएगा। सब में कैसा जाएगा? बोलो एक एक। तो यहां पर क्या होता है ना बच्चों, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चिंता मत करिए, पहले बुकिश तरीके से पढ़ेंगे, बाद में सिंपल करूंगा इसको मैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में बोलो क्या होता है? एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर से एनर्जी क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूट। आप मुझे बताइए 2s की एनर्जी बोलो क्या होगी? कम, और 2p की एनर्जी बोलो क्या होगी? ज्यादा। अगर ये थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दे, थोड़ी सी एनर्जी इसको, दोबारा सुनो, ये बोलो कम एनर्जी पे होगा, ये बोलो क्या होगा? ज्यादा। कह रहे कम ज्यादा कैसे सर? अरे यार कम एनर्जी का मतलब बोलो क्या? स्टेबिलिटी। और ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या? बोलो अनस्टेबिलिटी। तो ये थोड़ा अनस्टेबल है ना, तो ये हाई एनर्जी पे, और ये बोलो क्या है? लो पे। अगर ये कुछ एनर्जी इसको दे दे तो बोलो सबके सब बराबर एनर्जी पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? और सबके सब अगर बराबर एनर्जी पे आ जाएंगे तो उसके बाद सबके सब एक जैसे स्टेबल होंगे। तो होता पता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, ढंग से सुनना। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले चले जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि वो शेयरिंग करने से मना कर रहा है। तो कार्बन अपने अंदर एक ऐसा बदलाव करता है कि इस 2s ऑर्बिटल और जो ये मेरा 2px है, एक 2px है, समझना मेरी बात को, एक क्या है बोलो? 2py है। बोर्ड पे ध्यान देना भाई सब बच्चे। एक 2px है, एक 2py है, और एक 2pz है। ये तीनों ऑर्बिटल्स ना एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये px, ये py, और ये बोलो क्या? pz। और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल तैयार होता है। समझ देखना, नया सेट ऑफ ऑर्बिटल तैयार होता है जिसका शेप ना कुछ ऐसा होता है। ढंग से सुनना इस बात को। मतलब हुआ पता है क्या है? कार्बन के पास 1s तो भैया वैसा ही रहा, लेकिन जो 2s पहले था, जिसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे थे, स्वास्थ्य,
जो 2s था जिसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे थे, क्यों चले जा रहे थे? बिकॉज 2s इज मोर स्टेबल देन 2p, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे थे और बाद में 2p में जा रहे थे। कार्बन ने सोचा कि भैया अगर ऐसा रहा तो मैं कभी भी स्टेबल, तो उसने क्या करा, अपने इस s को और 3p को ऐसे कुछ इंटरमिक्स करा कि एक नया सेट तैयार हो गया कुछ इस शेप का। इस शेप का कहने का मतलब ये कि अब कार्बन पता है कैसा दिखता है। अब कार्बन को दिखाता हूं कैसा दिखता है। कार्बन ऐसा दिखता है कि 1s तो उसका ऐसा ही है, 1s तो उसका ऐसा ही है, लेकिन जो ये 2s था और जो ये 3 2p थे, फोकस करना, जो ये 2s था और जो ये 3 2p थे, इन सब ने मिलके एक नई शेप बना ली और वो शेप कुछ ऐसी है। और मुझे बताना जरा, अगर वो शेप ऐसी है तो सब बच्चे मुझे बताओ, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी किस में जाएंगे? 1s में ही जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि 1s से ज्यादा स्टेबल तो अभी भी कोई नहीं है। लेकिन अब मुझे तुम बताना, अगले 4 इलेक्ट्रॉन जो है, बोलो किस में जाएंगे? क्योंकि अगले चारों के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो बराबर स्टेबल है। तो क्या किसी को भी पहले 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? सबको बोलो कितना कितना मिलेगा? एक। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि सबकी जो एनर्जी है या सबकी जो स्टेबिलिटी है वो बोलो क्या है? सेम है। अरे 2px 2py 2pz सब सेम और सेम स्टेबिलिटी वाले क्यों होते हैं? क्योंकि जितना दूर ये है उतना ही दूर ये। तो वैसे तो मैं कह रहा हूं कि एक 2s और 3 2p ने मिलके, एक 2s और 3 2p ने मिलके एक ऐसा ढांचा तैयार किया। और इस ढांचे में अगर मैं सेंटर से बात करूं ना, तो इन चारों की एनर्जी, चारों की स्टेबिलिटी बिल्कुल बोलो क्या है? सेम है। तो अगर सेम है तो मुझे बताओ, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में जाएंगे और अगले 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बटेंगे कि किसी को भी 2 मिल जाए। क्यों नहीं मिल सकते किसी को भी 2? क्योंकि कोई भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, सबके सब बोलो क्या है? बराबर स्टेबल है। और बराबर स्टेबल है तो होता क्या है ना, इन सबके बीच में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनका शेप ही चेंज हो गया। और ये कैसा, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और ये कैसा शेप ले लेता है? सुनो भाई, ये 2s और ये तीनों 2p अब सबके सब बोलो कैसी एनर्जी के हो जाते हैं? एक जैसी एनर्जी के। 1s के बाद ये चारों एक जैसी एनर्जी के हो जाते हैं। समझना मेरी बात को, एक जैसी एनर्जी के हो जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन बटेगा तो पहले 2 तो 1s में जाएंगे, वो तो भैया स्टेबल है ज़्यादा। लेकिन अगले जो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बिकॉज ये चारों ऑर्बिटल्स बिल्कुल बराबर स्टेबिलिटी वाले। अब अगर ऐसे गए तो अब मुझे बताओ जरा, अगर मेरा कार्बन अब ऐसा हो गया, उसका आउटर के 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं। अब बोलो 4 ऑर्बिटल्स रेडी है कि नहीं हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करने के लिए? तो एक हाइड्रोजन आएगा, इससे ओवरलैप करेगा, एक इससे ओवरलैपिंग करेगा, एक इससे ओवरलैपिंग करेगा और एक इससे ओवरलैपिंग करेगा। मींस मेरे 4 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और मुझे बताओ जरा, ये मेरा सेंट्रल कौन है? बोलो कार्बन है। तो मुझे बताओ जरा, अब बॉन्ड एंगल कितने का दिख रहा है? अब बताओ बॉन्ड एंगल कितने का दिख रहा है? 109.5 डिग्री। एक्चुअली में रियलिटी में अगर कार्बन की अकेले की बात करो ना, तो वो 90 डिग्री पे अलाइन थे उसके ऑर्बिटल्स, px py pz। लेकिन वो 90 डिग्री का जो ढांचा था ना, वो उसको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे सकता था। क्योंकि जो वो जिस तरीके का उसका ढांचा है ना, उस ढांचे के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। वो सिर्फ 2 ओवरलैपिंग्स कर सकता है, बाकी ओवरलैपिंग्स नहीं कर पाएगा। तो वो अपने आप को स्टेबल तो करेगा ना, ऑक्टेट तो पूरा करेगा ना। तो कैसे करता है पूरा? कहते हैं प्रॉब्लम ढूंढो। प्रॉब्लम क्या है? मैं 2 ही क्यों बना पा रहा हूँ? कार्बन 2 क्यों बना पा रहा है? क्योंकि कह रहा है कि 2s 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, वो मना कर रहा है बॉन्डिंग बनाने से। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। कह रहे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेके बैठा है? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। कह रहे उसको भी उतना ही अनस्टेबल कर दो जितना बाकी के। सब अगर बराबर हो जाएंगे स्टेबिलिटी में तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन फिर मिलेंगे नहीं, सबको कितना कितना मिलेगा? एक मिलेगा। इस बात का मैं मुद्दा बताता हूँ कि हुआ कैसे। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लेते हैं कि मैं क्लास में ना लड्डू लेके आया बांटने के लिए। समझना मेरी बात को, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना। और मेरे पास क्या है ना, एक बेसन का लड्डू है और 3 मोतीचूर के लड्डू है। समझना मेरी बात को, एक किसका लड्डू है बोलो? बेसन का। और 3 किसके लड्डू हैं बोलो? समझना बच्चों, एक मेरे पास बेसन का लड्डू है और 3 लड्डू मेरे पास किसके हैं बोलो? मोतीचूर के। अब लड़ाई सिर्फ इस बात की चल रही है क्योंकि बेसन का लड्डू ज़्यादा टेस्टी होता है भाई, है ना। किसी को मोतीचूर भी लगता है, लेकिन ज़्यादातर जनरली बेसन का लगता है। अब लड़ाई इस बात की है कि हर कोई चाहता है कि मेरे को तो बेसन का ही मिले। अब मैं अगर किसी को बेसन का दे दूँ तो बाकी बच्चे नाराज हो जाएंगे कि हमें क्यों नहीं मिला बेसन का। समझना मेरी बात को, है ना। बाकी बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी किस लड्डू को मिल रही है बताओ जरा? बेसन के लड्डू को। और मुझे इससे दिक्कत है कि मैं सबको इक्वालिटी में रखना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि किसी को बेसन का लड्डू दे दूँ, बाकी बच्चों को मैं मोतीचूर का दे दूँ, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो समझिए क्या हुआ, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ना, या बोलो कि इसकी जो प्रायोरिटी है क्लास के अंदर, इसकी जो स्टेबिलिटी है ज़्यादा दिख रही है और ये इसको थोड़ा सा कम पसंद कर रहे हैं लोग। तो बताओ जरा 2s को ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन भागते हैं, फिर बाद में बाकियों का नंबर आता है। और इस कारण से पूरे बॉन्ड नहीं बना पा रहा। तो समझ में 3 मोतीचूर है, बोलो क्या एक बेसन का है। तो मैंने कहा यार इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भेदभाव हो जाएगा क्लास के अंदर। तो मैंने क्या करा, इन चारों लड्डुओं का क्या करा, चूरा बनाया। क्या बनाया बोलो? तीनों का भी और उस बेसन का भी चूरा बनाया, मिक्सअप करा।
नए 4 लड्डू तैयार कर दिए। अब आप बताओ चारों की स्टेबिलिटी कैसी है? अब किसी की भी प्रायोरिटी क्लास में ज्यादा बन पाएगी क्या? चारों लड्डुओं का टेस्ट कैसा होगा? सेम होगा। अब सेम टेस्ट होगा, सेम उनकी प्रायोरिटी होगी, सेम इक्वालिटी में जाएंगे, बोलो है कि नहीं? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये जो वीडियो बंद हो गई, तो गाइज ये जो लड्डू तैयार हुआ, जो नए 4 लड्डू तैयार हुए, इनके इंटरमिक्सिंग से जो नए 4 लड्डू तैयार हुए, सबका चूरा बनाया और नए 4 लड्डू मैंने यहां पर तैयार कर दिए। समझना मेरी बात को, ये चारों लड्डू का टेस्ट कैसा होगा? सेम होगा। अब इसकी कोई प्रायोरिटी ज्यादा नहीं क्लास के अंदर, इसको कोई ज्यादा पसंद नहीं करेगा क्योंकि सब चारों के चारों बराबर हो चुके हैं। ये अब हाइब्रिड लड्डू बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? हाइब्रिड लड्डू। नहीं है बात समझ में? और सबकी स्टेबिलिटी अब सेम है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। भाई आप सबसे पहले समझिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। देखो मेरे को ये ऊपर से बताना हो ना, हाइब्रिडाइजेशन बड़ा आसान है बताना। मैं आपको ये बताऊंगा इंटरमिक्सिंग होती है कुछ बच्चों, ऐसे 3 ऑर्बिटल मिलकर ऐसा होता है और मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, काम हो जाएगा, पेपर में क्वेश्चन भी हो जाएगा। बट कोई आपसे जेन्युइनली हाइब्रिडाइजेशन कहीं पूछेगा, कल को आपको टीचिंग करनी पड़ेगी तो आप समझा नहीं पाओगे सामने वाले को हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो पूरा अगर ढंग से सुनना है, समझना है ना, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, बोरिंग भी लगेगा बहुत सारी चीज़ें हैं सर, लेकिन जड़ पकड़ लोगे उसकी। ठीक है, तो मुझे बस ये बताओ आप लोग कि मैंने यहाँ पर, अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल रिपीटेशन दे रहा हूँ इस टॉपिक की आप लोगों को, फिर दोबारा नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी CH4 की। CH4 के अंदर कार्बन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 में 2,4 का बंटवारा है, आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको बताओ 4 हैं तो 4 तो उसको और चाहिए शेयरिंग करने के लिए। हमने जब उसको ऑर्बिटल्स के हिसाब से देखा तो पता लगा कि 1s में 2 हैं और बाकी के 2s और 2p में 2 हैं। इधर भाई क्या चल रहा है? शिवम, रौनक, इधर ध्यान दे लो, और नहीं पढ़ना है तो घर चले जाओ, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बता दिया है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। अभी भी आप में जेन्युइननेस नहीं आ रही है पढ़ने को लेके, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है आएगी कैसे। पेपर में चीजें आएंगी, फिर आप नहीं कर पाओगे। 1s2 2s2 2p2 तो आपको पता है कि हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो स्टेबल है, तो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन देखता है, कार्बन सोचा मैं 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं शेयरिंग करके 4 और शेयरिंग करके 8 हो जाएंगे मेरे, लेकिन उसको प्रॉब्लम बाद में पता लगती है। प्रॉब्लम क्या पता लगती है? उन 4 में से 2 तो किसने ले लिए? 2s ने, और बाकी 2 किसके पास गए? 2p के। इसने कहा करोगे भाई शेयरिंग? 2s मना कर देता है, मैं तो शेयरिंग नहीं करूँगा, मैं तो बोलो क्या हूँ, फुलफिल्ड हो। 2p कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन तुम करोगे तो 2 ही तो शेयरिंग हो पाएगी, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो बोलो क्या करेंगे? शेयरिंग। फुलफिल्ड वाला नहीं आ रही सच्ची बात में, हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल ही तो बोलेंगे ना हम शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन फुलफिल्ड वाला शेयरिंग कहाँ से शेयरिंग करेगा? जगह इसकी बट 2s की 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। क्लियर है कि नहीं? तो कहता है कि भैया इससे तो मैं सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाऊंगा, लेकिन कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? बोलो 4। तो ये तो प्रॉब्लम है कार्बन के लिए। तो वो कहता है कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है? प्रॉब्लम किस वजह से? बोलो कि 2s 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही ले जा रहा है और मना कर देता है बाद में बॉन्ड बनाने से। कह रहे क्यों ले जा रहा है पहले? तो कहते हैं 2s इसलिए इलेक्ट्रॉन को पहले ले जाता है क्योंकि 2s इन 2p से बोलो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। बेसन का लड्डू, समझ रहे बात को? ज्यादा स्टेबल है, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी रख रहा है भैया, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं भैया, बाकी इसमें आते हैं। तो कह रहा है ऐसा करो, सबको बराबर कर दो, ये लड़ाई खत्म कर दो। तो कार्बन अपने अंदर ही ना एनर्जी का कुछ लेन देन करता है, इन 2p से कुछ एनर्जी इस 2s में फेंकता है और ये सब मिक्सअप हो जाते हैं। और मिक्सअप होने के बाद क्या होता है? एक s और 3p मिलके एक 4 का ढांचा ऐसा तैयार होता है, टेट्राहेड्रल शेप तैयार होती है। एक s और 3p मिलके, यार ऑब्वियसली बात है, 3 मोतीचूर और एक बेसन का लड्डू मिलेगा, टेस्ट तो मोतीचूर वाला ही आएगा। तो वो p जैसा ही दिख रहा है आप लोगों को। कैसे दिख रहा है बोलो बच्चे? कैसे? इसमें s जैसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अरे 3 मोतीचूर में एक बेसन मिला के देख लेना, बेसन का टेस्ट थोड़ा थोड़ा आएगा। समझ लेंगे? समझ ले बात? तो वो p जैसे ही दिखेंगे, आप समझ जाइए इस बात को। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो वहां पर जो ढांचा तैयार होता है एक s और 3p की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके, तो आप ये मान सकते हैं कि इन चारों को मिला के ना एक नया ढांचा ऐसा तैयार होता है। अब तुम मुझे बताओ, 1s तो वैसा ही है जैसा है, और जो बाहर का 2s और 3 2p, रिंकी, एक 2s और 3 2p, इन सब ने मिलके एक नई शेप ले ली है, कुछ इस तरह की। एनर्जी का कुछ लेन देन हुआ और कार्बन ने अपने चारों तरफ का ढांचा ही चेंज कर लिया, शेप ही बदल ली अपने चारों तरफ की। अब वैसा है ही नहीं 2s और 3 2p जैसा, वो एक 2s और 3 2p ने मिलकर ऐसा बना लिया, तो मतलब 4 चीजें ऐसी बन गई। अब तुम मुझे बताओ कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बटेंगे? आप कैसे बांटते? पहले 2 तो 1s में भेजते क्योंकि 1s ज्यादा स्टेबल है, लेकिन उसके बाद देखते ये भी उतना स्टेबल, ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी उतना, तो किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं देते। कैसे देते बोलो? सबको एक एक। अब सबके पास अगर एक एक जाएगा, सबके पास एक एक जाएगा, क्यों एक एक जाएगा? बिकॉज सबकी एनर्जी बोलो कैसी हो चुकी है? सेम हो चुकी है। अब 2s ज्यादा स्टेबल नहीं रहा क्योंकि 2s ने उन 3 से मिलके अपने को भी वैसा ही बना लिया है, तो चारों बराबर स्टेबल। और इसकी शेप को देख के लगना भी चाहिए कि चारों बराबर स्टेबल है, न्यूक्लियस से बराबर दूरी पे, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन जाए कोई फर्क। लेकिन ऐसे में आप नहीं बोल सकते कि किसी में भी जाए, पहले 2s में जाएगा भाई, क्योंकि 2s 2p से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अंदर की तरफ है। लेकिन अगर वो भी उन्हीं की जैसा हो जाए तो फिर तो सबकी बराबर स्टेबिलिटी होगी, फिर किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले
नहीं मिलेंगे। अब 2s और 2p सब बराबर है, 2s और 2p सब बराबर एनर्जी के, तो अब सबको एक एक मिलेगा, और सबको एक एक मिलेगा। अगर सबको एक एक मिलेगा तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, हम सब एक एक से ओवरलैप कर जाएंगे, और 4 कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाके दे देगा, क्योंकि हर हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लाएगा, हर हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लाएगा बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन की हो जाएगा बात। नहीं है बात समझ? ये होती है हाइब्रिडाइजेशन, समझना नहीं है ये बात समझ? मुश्किल लगा है कितनों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि सर मेरे को क्लियर हो गई कि चीज़ हाइब्रिडाइजेशन में से है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा एक और नेक्स्ट केस समझाता हूँ। ये वाला केस नहीं, नेक्स्ट केस लेते हैं ताकि दोबारा से और उसमें मजबूती बने। अच्छा, इस हाइब्रिडाइजेशन में जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो किसका बना बोलो, sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होती है, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी, sp3। मेरी बात को अच्छे से समझना भाई, चिंता मत करिए, बहुत तरीके हैं, आप लोग बस सुनते चलिए। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ो, सब बच्चे आप समझ में आएगी वर्ड टू वर्ड। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जिनकी थोड़ी बहुत एनर्जी में फर्क हो, एक थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो, थोड़ा कम स्टेबल हो, उनके बीच में ना एनर्जी का क्या होगा बोलो, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड, कहता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क था, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा स्टेबल था और एक थोड़ा कम स्टेबल था, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जीज को, और फिर बाद में ऐसे ऑर्बिटल्स रिजल्ट में बनते हैं जिनकी एनर्जीज और जिनकी शेप बिल्कुल कैसी होती है बोलो, एक जैसी होती है। और एक जैसी होने के कारण किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले नहीं मिलेंगे, सबको पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब सबको एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सबके सब तैयार होंगे ओवरलैपिंग करने के लिए, क्योंकि जो हाफ फील्ड होंगे सब ओवरलैपिंग करेंगे। समझे ना? प्रॉब्लम पता है क्या है, ये हाफ फील्ड नहीं है, ये फुल फील्ड जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है पहले और इनके पास एक जा रहा है, तो ये तो कह रहे हैं हम कर लेंगे शेयरिंग, बट ये शेयरिंग करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है कार्बन को। लेकिन पता है मेरे को तो 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4 मेरे को हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे शेयरिंग के लिए, तो मेरे ऑर्बिटल्स भी तो होने चाहिए जो ओवरलैप करे सामने वाले से। मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार है, 2px और 2p। भाई मना कर रहा है 2s, क्यों मना कर रहा है, क्योंकि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो मना कर रहा है। कह रहे 2 क्यों गए, कार्बन ही पूछ रहा है 2 क्यों गए, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है 2s ऑर्बिटल, इसलिए कह रहा है उसको भी उतना अनस्टेबल कर दो जितना बाकी के। कैसे करा, सबको मिक्स कर दिया, कार्बन ने ही सबको बोलो क्या करा, मिक्स, सबकी एनर्जी बनाई कुछ ऐसी कि 4 ने ढांचे बना दिए 4 ऑर्बिटल्स मिलके, और वो चारों बराबर स्टेबल है। बराबर स्टेबल क्यों, क्योंकि उनकी न्यूक्लियस से दूरी इसकी बोलो क्या है, एक जैसी। अब वो 2s एग्जिस्टेंस में नहीं, तुम सोच रहे 2s ऐसा नहीं, अब ये 2s और ये 3p मिले, ये 2s और ये वाला 3p जो मैंने बना रखे येलो कलर से, ये मिले और ये 4 चीजें बन गई, ये 4 चीजें बन गई। अब क्या होगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बटेंगे, पहले 2 तो 1s में जाएंगे, 1s में तो जाने 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो अंदर ही है, वो उसका इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ, लेकिन अगले 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, क्योंकि देखता है वो कि यार सबके सब बराबर स्टेबल है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होगा कैसे होगा, 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, किसी में भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, बिकॉज अब सबकी एनर्जी बोलो कैसी है, एक जैसी। बेसन और जो मोतीचूर की लड़ाई थी ना, सबको मिक्स करके एक जैसा कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात समझ में आ गई? आ जाओ एक बार आगे। क्या है ना, मैं आप लोगों को मैंने बोला है लास्ट में ट्रिक दे दूंगा, चिंता मत करिए, वो आपको पता लग जाएगी, लेकिन मेन अभी समझ में आ जाएगी हम कर क्या रहे हैं। सो गाइस, इसके बाद एक और मॉलिक्यूल है, मान लीजिए BH3 मॉलिक्यूल है, BH3 मॉलिक्यूल है। अब आप मुझे बताओ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स सब बचे, 5। बोरोन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। 1s का मतलब हो गया हीलियम, 2s2 2p1। चलिए मान के चलते हैं कि ऑक्टेट छोड़ो, आप बस ये बताओ बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने तो कितनी ओवरलैपिंग्स करनी पड़ेंगी, 3। अगर बोरोन को हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाने तो कितनी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी सब बच्चे, 3 ओवरलैपिंग्स करनी पड़ेंगी। 3 हाइड्रोजन आएंगे ओवरलैप करेंगे। अब होता क्या, बोर्ड पे सुनो सब बच्चे, बोर्ड पे सुनना। अच्छा, BH3 वैसे 3 बॉन्ड है तो कैसी शेप बननी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसी बननी चाहिए, ट्राइगोनल। बोर्ड पे ध्यान देना। आप मुझे बताओ उसकी ग्राउंड स्टेट कैसी बनेगी, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2p में 1। बोरोन कहता है मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं, कितने ऑर्बिटल्स अलाउ कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, 1। बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल कह रहा है हाँ मैं बॉन्ड बना लूंगा, बाकी मना क्यों कर रहे हैं, 2s मना कर रहा है, कह रहा है मैं फुल फिल्ड हूं, मैं किसी से बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता। बोरोन को कह रहा है कि बोरोन कह रहा है मेरे को 3 बनाने हैं, लेकिन उसके सिर्फ ऑर्बिटल्स कितना अलाउ कर रहे हैं, 1। क्यों, क्योंकि कहते हैं एक ही हाफ फील्ड है, बाकी तो फुल फील्ड है। 2s वाला मना कर रहा है बनाने से, कह रहे क्यों मना कर रहा है, क्योंकि वो फुल फील्ड हो गया। क्यों फुल फील्ड हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल था, यार उसको बराबर कर दो इनके जैसा। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, मतलब ये लो एनर्जी पे ये हाई एनर्जी पे, इनकी कुछ इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगी बोलो, इंटरमिक्सिंग। उसको दिखते मेरे को 3 बॉन्ड बनाने, तो वो क्या करते हैं, ध्यान सुनना बच्चों, ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कम स्टेबल इसमें 1 है, इसलिए यहाँ पर बोलो क्या होगा एनर्जी का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी
टेक्स प्लेस, एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इस बार क्या होता है कि जो एक 2s है, सुनिएगा, एक 2s है और सारे नहीं बच्चों, दो 2p, एक 2s और दो, क्योंकि तीन ही इलेक्ट्रॉन है भैया, एक 2s और दो 2p इंटरमिक्स करके एक जैसी शेप ले लेते हैं। समझाऊंगा, चिंता मत करिए, बस बोर्ड पे सुनिएगा तुम लोग। तो होता क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबकी एनर्जी बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है, आ जाइए। मान लीजिए कि एक s ऑर्बिटल होगा और एक मान लो px होगा और एक मान लो क्या होगा py। तो कितने ऑर्बिटल है बोलो, तीन, एक px, एक py और एक बोलो क्या s। तो ये रिजल्ट में ना तीनों मिलके, क्योंकि वैसे तो आपको पता है, वैसे तो सब बच्चों को पता है कि 1s ऐसे होएगा, 2s ऐसे होएगा सब बच्चे, 2px ऐसे होएगा और 2py ऐसे होगा। इस सूरत हाल में तो बॉन्ड नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि 2s पहले ही दो इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, कहेगा मैं तो नहीं बना रहा किसी से बॉन्ड। लेकिन अगर वो 2s इन दो 2p से मिलके, तीन ऑर्बिटल्स मिलके ऐसा शेप ले लें, ऐसा शेप ले लें, शेप आप जानते हैं ट्राइगोनल प्लैनर शेप है। कैसी शेप है बोलो, ट्राइगोनल प्लैनर। अगर ऐसी शेप इन्होंने ले ली तो अब जरा देखिए कि बॉन्डिंग में बन पाएगी नहीं बन पाएगी। वंशीधर, तो होगा क्या, ये जो बोरोन तुम्हें ऐसा लगता है ना, वो बोरोन ऐसा रहता ही नहीं, थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है बोलो, बोरोन ऐसा हो जाता है कि भाई 1s तो मेरे पास है ऐसा ही, 1s तो ऐसा ही है, लेकिन एक 2s ने और दो 2p ने, बच्चों एक 2s ने और दो 2p ने मिले, पहले वो ज्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल थे, लेकिन इन्होंने मिक्स करके सबके सब तीनों के तीनों ना अब ऐसे हो चुके हैं। अगर तीनों ऐसे हो गए तो बोलो तीनों के तीनों बराबर स्टेबल है कि नहीं। अब तो पहले दो इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएंगे सब बच्चे, पहले दो इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएंगे, 1s में ही जाएंगे सर। लेकिन पहले दो के बाद जो तीन इलेक्ट्रॉन बचे वो कैसे जाएंगे, कहेंगे यार तीनों बराबर स्टेबल है, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और सब में अगर एक एक जाएगा तो फिर यहां से बोलो क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे। आप प्रॉब्लम समझिए, फिर आपको समाधान समझ में आएगा भाई। तो मैंने यहां पर बोला कि भैया 2s मना कर रहा था, इसने एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करा, उस s को भी p जितना ही अनस्टेबल कर दिया जितना p था, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी। तो कुछ एनर्जी इसको देके सबका एनर्जी एक जैसा हो गया। सबका एनर्जी एक जैसा होने का मतलब होता है सबका स्टेबिलिटी एक जैसा होना, सबका शेप एक जैसा होना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबके सब अगर एक जैसी शेप ले लेंगे इस तरह की, तो फिर सारे के सारे बराबर स्टेबल है। किसी को भी दो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं मिलेंगे, सबको कितना मिलेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे px py pz में सब में एक एक जाता है, तो वैसे इनमें भी एक एक जाएगा, बिकॉज सबके सब बराबर स्टेबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होता है, चिंता मत करिए, आप लोगों को आसान तरीका मिलेगा, लेकिन आप पहले इसको समझिए। जेन्युइन तरीका तो यही है। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, 1s में दो दो जाएंगे, लेकिन 1s के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें जाएगा, इसमें, चौथा किसमें जाएगा, इसमें, और पांचवा किसमें जाएगा, इसमें। क्यों, किसी में भी पूरे दो नहीं भरे, क्योंकि सबके सब बाद वाले तीनों जो है वो क्या है, बराबर स्टेबल, बराबर। ये जो नया सेट बना है ना, ये sp2 ऑर्बिटल्स है। क्या है बोलो, sp2। एक बेसन का लड्डू दो मोतीचूर से मिला के तीनों का एनर्जी एक जैसा कर दिया, कुछ ऐसा है इस बार। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है बोलो कौन सी है, sp2। और इस बार तीन हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप करेगा, एक इससे ओवरलैपिंग करेगा और एक इससे ओवरलैपिंग करेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, बोरोन को बनाने हैं तीन बॉन्ड, तीन ओवरलैपिंग्स करवानी है, बट अलाउ सिर्फ एक ऑर्बिटल कर रहा है। उसको उस सबको अलाउ करा सके, इसीलिए वो सबकी एनर्जी को बोलो क्या कर देता है, एक जैसा कर देता है, सबको एक जैसा स्टेबल कर देता है अपने चारों तरफ, ताकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाए और मेरे ऑर्बिटल्स तैयार हो जाए बॉन्डिंग बनाने के लिए। ये है हाइब्रिडाइजेशन। कुछ हो रहा है क्लियर अब धीरे धीरे। इतनी बातें समझ में आ जाए, डोंट वरी, इतना ही आना चाहिए। अगर 50% भी हाइब्रिडाइजेशन शुरू में समझ में आ जाता है ना, तो इनफ हो जाता है, बाद में हमें टॉपिक करते करते समझ में आ जाएंगे। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल लास्ट हम लेते हैं बच्चों इसका, दैट इज BeH2। BeH2 सब बच्चे बताओ, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार। चार का बंटवारा 1s2, हीलियम 2s2। कहता है कि भाई मेरे को तो दो बॉन्ड बनाने हैं, मान लो हाइड्रोजन से दो बॉन्ड बनाने हैं। अब कहता है भाई तैयार हो, ऑर्बिटल से पूछता है, ऑर्बिटल्स क्या कहेंगे, ये कहते हैं एक भी तैयार नहीं है। क्यों, 1s तो वैसे तैयार नहीं होगा, हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन है, और जो दो इलेक्ट्रॉन वो 2s में बैठे, 2s कह रहे मैं फुलफिल्ड हूँ, मेरे को किसी से बॉन्ड, तो ऐसे तो ये कभी एक भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, एक भी बॉन्ड। तो ये कहेगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं मेरे दो इलेक्ट्रॉन अगर सबको एक एक मिले होते तो खेल बन जाता, सबको एक एक मिला होता तो खेल, तो मेरे दो बॉन्ड बन जाते। 1s वाले से तो नहीं उम्मीद कर सकते, बिकॉज वो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जो उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन अगर वो एक को ही ना मिलके एक एक करके मिले होते तो खेल बन जाता कि नहीं बन जाता। लेकिन कह रहा है कि 2s में क्यों गए भाई, क्योंकि 2s जो है बाकी वाले 2p से बोलो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर भी यही होगा कि ये जो एक s है जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये अगले वाले px वाले से, किससे बोलो, px वाले से इंटरमिक्स करके दोनों एक जैसे, मतलब इसके बाद शेप ऐसी हो जाती है बच्चों, ये मान लो थोड़े ऐसे हैं तो थोड़े से इस तरीके से हेल्थी हो जाएंगे एक तरीके से, मान के चलो मिक्सिंग हुई है तो साइज तो बढ़ेगा। तो भैया यहाँ पर ये ऐसा शेप ले लेगा, ये आपको पता है लीनियर शेप है। कैसे शेप बोलो, अरे लीनियर भूल गए क्या, बेरिलियम, अगर बेरिलियम के दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेंगे तो लीनियर शेप ऐसा बनेगा ना, इतनी यहाँ पर। और अगर ऐसा बॉन्ड बनेगा तो यार एक ऑर्बिटल इधर होना चाहिए, एक ऑर्बिटल इधर होना चाहिए।
प्रॉब्लम समझो यार कि आपका बेरिलियम क्यों बॉन्ड नहीं बना पा रहा, क्योंकि बेरिलियम का सीन ये है कि 1s में 2 हैं और 2s में भी 2 हैं। ये कह रहा है कि इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, चलो 1s से तो उम्मीद नहीं करनी बिकॉज ऑफ हीलियम है, हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। 2s सोच रहे थे बॉन्ड बनाएगा लेकिन मना कर गया, कह रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, मैं किससे बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। बेरिलियम कहता है मेरे को 2 बॉन्ड बनाने, अब कैसे बना सकता है बोलो, कहता है 2s को अनस्टेबल करो। कैसे अनस्टेबल करो, आगे वाला जो कोई 2p ऑर्बिटल है ना उससे इसको इंटरमिक्स कर दो और एनर्जी कैसी कर दो बोलो, सेम कर दो। इसी बात को समझना है कि ये वाला s उस अगले वाले p से इंटरमिक्स कर दिया हमने और एक नया सेट तैयार किया 2 ऑर्बिटल्स का, जिनकी दोनों की एनर्जी बोलो कैसी है, एक जैसी। तो जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, जो इसके बाद px भी है जो कि खाली पड़ा हुआ है, जो आपको अभी ऐसा दिख रहा है थोड़ी देर बाद कैसा दिखेगा बोलो, 1s तो ऐसा ही रहेगा और जो 2s और ये 2px है, जो 2s और 2px है, इन दोनों ने मिलकर बोलो कैसा शेप तैयार किया, ऐसा और ऐसा। अब मुझे बताओ 4 इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा करो, सब बच्चे बंटवारा करो 4 इलेक्ट्रॉन्स का, तो पहले 2 तो इसमें जाएंगे और एक फिर इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। अब 2s एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो अगले वाले 2p से मिलके 2s ने और 2px ने मिलके ऐसा कुछ शेप ले लिया और दोनों की दोनों अब बराबर स्टेबिलिटी वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। हाइड्रोजन आएंगे कहेंगे भाई किससे ओवरलैपिंग करेंगे, किससे ओवरलैपिंग करेंगे, ये बीच में बेरिलियम में, बोलो लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। नहीं आया समझ में, तो यहां पर आप क्या बोलोगे सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा बोलो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहां पर इसको कितने को मर्ज करने की जरूरत है, बस एक को कैसे, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 की एनर्जी अगर एक जैसी हो जाएगी तो बात बन जाएगी। 2 पहले 1s में गए, अगले 2 किसमें जाएंगे बोलो, इन दोनों में। लेकिन ऐसा कभी भी बिना रीडिस्ट्रीब्यूशन के नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमेशा 2s ऑर्बिटल 2p से बोलो क्या है ज़्यादा स्टेबल। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, मतलब 1s के बाद तो इलेक्ट्रॉन पक्का 2s में ही जाएंगे दोनों। लेकिन अगर हम 2s को मिक्स करके उसको बदल दें, मैंने बोला ना बेसन के लड्डू को अगर हम बदल दें मोतीचूर के साथ मिला के, तो फिर तो वो एक जैसे हो जाएंगे ना। नहीं आया समझ में, और एक जैसे हो जाएंगे तो फिर किसी की भी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, कोई किसी की भी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गए, उसके बाद दोनों बराबर एनर्जी के हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, तो एक इसमें जाएगा फिर एक इसमें जाएगा, वो भी नहीं है बात समझ में। अब जैसे ही 2 हो गए बोला क्या होगा, एक ऐसे और एक p है, तो मेरी बात सुनो, एक हाइड्रोजन इससे ओवरलैपिंग करेगा, एक हाइड्रोजन इससे ओवरलैपिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन बोलो कौन सी आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगी बच्चों sp। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को अभी टॉपिक हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुश्किल लग जाए, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग बस सुनते रहिए चीज़ों को, चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी थोड़ी देर में आप लोगों को। अगर आपने यहाँ तक चीज़ें समझ ली है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वैसे भी नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा तो हो चुका है मान के चलो। तो तुम मुझे बस ये बताओ, मैंने जो सारा माजरा तुम लोगों को बताया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होती है तो ज्योमेट्री बोलो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली में तो कार्बन में तो वो 90 डिग्री दिख रहा था, बट 90 डिग्री के साथ कभी भी कार्बन ऐसे बॉन्ड बना ही नहीं पाता, तो वो कुछ अपने अंदर ही चारों तरफ एक सिस्टमैटिक चेंज करता है, और उस चेंज के कारण जो 4 ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं उनका शेप 109.5 पे लग जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इस कारण से जो उसके बॉन्ड एंगल्स जो बाद में बनते हैं वो कितने बनते हैं, 109.5 डिग्री। मोटा मोटा समझ में आना चाहिए, पहले कुछ बात समझ में आई? यहाँ पर अगर मैं देखता अगला वाला जो कि मेरे को दिखता है बेरिलियम का, तो बेरिलियम का सॉरी बोरोन अगर 3 बॉन्ड बनाता तो एक यहाँ से ओवरलैपिंग करता है यहाँ से, तो भी 90 डिग्री बनता सर, बट ऐसा होता नहीं है, 120 डिग्री होता है। तो कहते कैसे हो गया, कह रहे ऐसे में तो कभी वो बॉन्ड पूरे कर ही नहीं पाता, कभी नहीं कर पाता बॉन्ड पूरे। 3 बॉन्ड कैसे बना पाया वो, उसने 2s को और 2 2p को मिला के एक जैसा एनर्जी कर दिया, जिससे 1s के बाद जो अगले 3 इलेक्ट्रॉन बटे वो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बटा, और उन्हें तीनों ने तैयार हो गए बॉन्डिंग बनाने के लिए, बेसिकली ओवरलैपिंग करने के लिए। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये तो मुद्दा है बताने के लिए, समझाने के लिए कि एक्चुअली में चीज़ क्या है। पेपर में तो बहुत आसान तरीके से हमें चीज़ों को बोलना है। ये बताओ, समझ में आ गया आप लोगों को? ये नहीं आया? पक्का श्योर? हाँ भाई। अब मैं आप लोगों को बताया तो कुल मिला के कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। आप लोगों को मैं एक छोटा सा टेबल बता रहा हूँ। बच्चों छुट्टी होते होते पूरे 30 हो जाएंगे, ध्यान रखना। बोला था मैंने एक 15 का था, लेकिन 31 हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ख़त्म करना ज़रूरी है। अभी थोड़ा लेट शुरू करा है इसलिए। बोला तो 31 का होगा। कोई नहीं, तेरा वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, मैं बात लड़कियों के लिए कर रहा हूँ वाली। चलो इंडेक्स नंबर, अब सुनो, इंडेक्स नंबर कितना बोलो? 2 3 4 5 6। अगर बच्चों 2 होते हैं इंडेक्स नंबर तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है और sp3 होती है। ये तो मैंने 3 सिखा दिया आप लोगों को। अरे सिखाया मैंने। अगर एक s और 3 p मिलेंगे तो बोलो क्या बनेगा? sp3। एक s और 2 p मिलेंगे तो sp2, और एक s और एक p मिलेगा तो sp। ऐसे में शेप बोलो कैसा आता है? लीनियर।
कोई नहीं, ओके कर दो उसको। एक मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, कुछ बच्चों ने ना, देखो जब मैं बैकअप क्लास ले रहा था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट वाली, तो मैंने आपको पी तक ही सिखाया था, एस और पी ऑर्बिटल, लेकिन आगे चल के आपको पता लगेगा, ओके कर दो या लो पावर मोड कर दो। बच्चों बोर्ड पे एक डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं ना, तो डी ऑर्बिटल्स आगे चल के होते हैं, आपने भले ही पढ़े नहीं है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल डी भी ऐसे ही होता है जैसे पी होता है ना, वैसे ही डंबल टाइप का होता है। कोई नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात की, बस ऐसे समझना है। एक हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी होती है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स अगर मर्ज होंगे, बच्चों इधर बोर्ड पे कुछ बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, अगर 5 ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे, ध्यान देना, तो 5 ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होगी मुझे बताना जरा। 5 ऑर्बिटल्स शेप में कैसे लगेंगे? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो वो क्या होता है ना, आप ऐसे इसको देखो, अब थोड़ी एनालॉजी लगाना है यार। एनालॉजी लगाने का मतलब क्या है कि ये मान के चलना कि कोई 5 बॉन्ड बनाना चाह रहा होगा बट बना नहीं पा रहा होगा। कोई 5 बॉन्ड बनाना चाह रहा होगा बट बना क्यों नहीं बना पा रहा होगा? क्योंकि किसी में पहले इलेक्ट्रॉन पूरे चले गए होंगे और बाकी वाले जो होंगे उतने ऑर्बिटल्स बचे नहीं होंगे, हाफ फील्ड वाले। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एनालॉजी नहीं लगा पा रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी एटम को 5 बॉन्ड बनाने होंगे, जैसे कि मान के चलो PCl5 है, PCl5 है, इसको कितने बॉन्ड बनाने होंगे? मान लो 5। अगर इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन आप बताइए क्या दिक्कत आ रही होगी शेयरिंग के वक्त पे? इसके 5 ऑर्बिटल्स रेडी नहीं होंगे, 2 या 3 रेडी होंगे, बाकी वाले फुलफिल्ड बैठे होंगे। तो ये क्या करेगा? उनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा और इन सबको कैसा बनाएगा? बोलो, एक जैसा बनाएगा, ताकि अगले 5 एक जैसे हो जाए, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, पांचों तैयार हो जाए बॉन्डिंग बनाने के लिए। बोला है कि नहीं? तो ऐसे में क्या होता है, सुनिए, मैं थोड़ी बात अब कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ हल्की सी, ठीक है, लेकिन देखते कितने बच्चे इसको रिलेट कर पाएंगे। तो 5 ऑर्बिटल्स का शेप इक्विवेलेंट तरीके से कैसे बन सकता है? आपको याद है? अरे पढ़ा है ये वाला। एक तो ये हो गया ट्रायंगल वाले इक्वेटोरियल प्लेन में, और एक ऊपर हो गया, और एक बोलो कहाँ हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा वो जो 120 पे 3 होते हैं, और एक ऊपर होता है और एक कहाँ होता है? नीचे। तो ये 5 ऐसा मिलके बनाते हैं, इसको sp3d ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? sp3d, मतलब एक s 3 p और एक d मिलके ऐसा करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, चिंता मत करिए। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ऐसे ही मैं लास्ट आपको बताता हूं कि जब 6 बॉन्ड बनाने होते हैं तो एक s 3 p और 2 d को मिलना पड़ता है। एक s 3 p और 2 d, काउंट कर लो कितने हो गए? 6। ये 6 मिलके एक जैसा शेप तैयार करते हैं। पहले एक जैसी शेप नहीं होगी। एक जैसी क्यों नहीं होगी? सब बच्चे, s कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद p स्टेबल होगा, उसके बाद d होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन s में भर जा रहे होंगे, तो प्रॉब्लम है, पहले s में भर गए होंगे। पहले s में भर गए होंगे तो s बॉन्डिंग बनाने से क्या कर रहा होगा? मना कर रहा होगा। उसने क्या करा? सबका बराबर स्टेबिलिटी कर दिया। सबकी बराबर स्टेबिलिटी कर दी तो क्या हो गया? 6 के 6 ऑर्बिटल्स अब एक जैसी शेप के हैं, एक जैसी एनर्जी के। और वो कैसी शेप बनती है मैं आपको बता देता हूँ यार, वेस्पर थ्योरी पढ़ा होना चाहिए यार। ऑक्टाहेड्रल में बताओ जरा कैसी शेप बनती है? 4 तो ऐसे बनते हैं, और एक ऊपर और एक, और आप देखना चाहेंगे कि सबकी शेप ऐसी होती है कि सबके सब बराबर स्टेबल होते हैं एक तरीके से। समझो मेरी बात। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन अगले बटेंगे, वो सबके सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 6 के 6 बॉन्डिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये समझ में नहीं आया तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड पे बस सुनिए। मैं एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास एक केस है PCl5। भाई बोर्ड पे बने रहना आप लोगों को, PCl5 में मुझे बता, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। 15 में सब बच्चे बताने कैसे बढ़ते हैं? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 3। मैं अगला आपसे कराऊंगा, ध्यान रखना, इसे ढंग से समझना इस केस को। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 10 हो गए। 12 यहाँ तक 3s में हो गए, और 3p में 3। अब मुझे तुम बताना कि यहाँ 10 तक इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कैसा है? नियोन जैसा। तो ये तो भाई साहब नियोन है, और ये है 3s2 3p3, 3s2। तो मुझे बताओ, नियोन तक के 10 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन। और यार बचपन में भी तुमने फास्फोरस ऐसे ही पढ़ा है यार, तुमने 10-15 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही तोड़ा है, 2,8,5। तो बैलेंस कितने होते हैं? 5। बाहर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन सिर्फ किसका होगा? 5 का। अब मुझे बताओ, फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोलो, आउटर में 5। मतलब 5 ऑर्बिटल्स अगर हुए ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार, तो 5 क्लोरीन से बोलो क्या कर जाएंगे? ओवरलैप। कुछ बच्चों को लगेगा 5 इसके पास है, 5 क्लोरीन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। भैया कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में आता है, सिखा दूंगा। लेकिन PCl5 बनता है, बस ये मान के चलिए। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ, अगर PCl5 बनता है तो उसको कितने क्लोरीन से ओवरलैप होना है? सब बच्चे, कितने क्लोरीन से ओवरलैप होना है? 5। तो उसके पास कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करने के लिए रेडी होने चाहिए? 5। लेकिन देखना जरा क्या सिनेरियो मिला। जब ये ग्राउंड स्टेट पे गया तो इसने देखा कि भाई 3s, अच्छा मैं 3s से क्यों शुरू कर रहा हूँ कि नियोन तक के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है ना। अब 3s के बाद किसकी बारी आई? बोलो, 3p की। ध्यान देना भाई, 3s के बाद किसकी बारी आई? 3p की। और हालांकि इसके बाद जो ऑर्बिटल लाई करेगा थर्ड शेल का, वो 3d होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई। अब हुआ क्या
2 इलेक्ट्रॉन इसी में भर गए पहले और एक एक इसमें गया। अब फास्फोरस कहता है मेरे को 5 क्लोरीन से ओवरलैप होने, अपने ही ऑर्बिटल से बात कर रहा है, 5 क्लोरीन से ओवरलैप करना है, रेडी हो? 3 और 3 पी ऑर्बिटल कहते हैं हाँ रेडी है, पीएक्स पी वाई पीजेड। एस कहता है मैं नहीं रेडी भाई। फिर प्रॉब्लम, कितनी ओवरलैपिंग करनी है? 5। तैयार कितनी है बोलो? 3। क्यों ऐसा है सर? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3s पहले खा गया और वो मना कर रहा है बॉन्डिंग बनाने से, कह रहा है मैं तो स्टेबल हूँ सर। तो कहता है कि इसको उतना ही अनस्टेबल कर दो, है ना। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जा रखे क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि सर क्या हो रहा होगा सब बच्चे, नियोन तक मान लो ऐसा मामला है, मैं नियोन लिख देता उसके ऊपर, अंदर कुछ नहीं बना रहा, 1s2s नियोन हो गया होगा। अब नियोन के बाद 3s कैसा होगा सब बच्चा ना, 3s कैसा होगा? ऐसा। और 3 पीस कैसे होंगे बोलो? ऐसे होंगे 3 पीस। बोलो है कि नहीं? कहते 3s पहले 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले गया भाई? कह रहे 3s ज्यादा स्टेबल है। कह रहे बराबर करो सबको, सबकी स्टेबिलिटी कैसी करो? एक जैसी करो। एक S को और 3 P को और एक D को भी ले लो, सबकी एनर्जी एक जैसी करो, पांचों की। इन पांचों की एनर्जी अगर एक जैसी होगी तो किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन, किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले नहीं मिलेंगे, सबको कितना मिलेगा? 1-1। और अगर सबको 1-1 मिला तो 5 ऑर्बिटल्स रेडी हो जाएंगे ओवरलैपिंग करने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हाइब्रिडाइजेशन है। नहीं आ रहा समझ में अभी भी? तो यहां पर आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या फायदा होता है बताओ जरा? रीडिस्ट्रीब्यूशन जब एनर्जी की होती है तो ये कहीं ना कहीं जो ज्यादा स्टेबल था वो अब कम स्टेबल हो जाएगा, ये भी उनके जैसा हो जाएगा, वो तो है ही वैसे, तो ये भी उनको अपने जैसे कर लेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो 5 नए सेट तैयार हो जाते हैं ऑर्बिटल्स के ऐसे, जिनका एनर्जी, जिनका शेप कैसा होता है बोलो? एक जैसा होता है। 5 ऐसे ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं और वो 5 ऑर्बिटल किस किस की मिक्सिंग से होते हैं बोलो? किस किस की मिक्सिंग से? एक S, 3 P और एक। और जब ये पांचों मिक्स होते हैं ना तो पांचों मिक्स होने के बाद ऐसा शेप लेते हैं भाई। 3 तो लेते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है तो मेरी बातें रिलेट हो रही हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 1 2 3 तो ऐसे और एक ऊपर और एक, 5 ऐसे शेप लेते हैं। और जब 5 ऐसे शेप लेंगे तो बोलो क्या होगा? मेरे को ऑब्वियसली बात 10 इलेक्ट्रॉन तो बटेंगे, जैसे बटेंगे बटने दो, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तक नियोन है, वो तो 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। ये सारा गेम आउटर 5 इलेक्ट्रॉन्स में चल रहा है। आउटर के 5 जो ऑर्बिटल्स में है ना, 3s 3p और d वाला, इनमें चल रहा है। और क्यों करना पड़ा? ताकि फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सके? 5 बॉन्ड बना सके। ऐसे रखोगे तो नहीं बना पाएगा, ग्राउंड स्टेट में कभी नहीं बना पाएगा फास्फोरस, क्योंकि 3s मना करके बैठा है। कह रहे क्यों मना कर रहा है? क्योंकि सर ज्यादा स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। कह रहे उसको कम स्टेबल कर दो। कैसे कर सकते हैं कम स्टेबल? एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करो और इसको भी उतना ही अनस्टेबल कर दो। जैसे बेसन का लड्डू है ना, तो मोतीचूर से मिक्स कर दो उसको, और एक और लड्डू मान लो बूंदी का लड्डू, अब सबको मिक्स करके एक जैसे 5 लड्डू तैयार कर दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो S को मिला दिया, 3 P को मिला दिया, एक D को मिला दिया। अब समझ रहे? एक S, 3 P और एक D, एक बेसन, 3 मोतीचूर, एक हो गया भैया अपना बूंदी का लड्डू। 5 का चूरा बनाया, 5 नए लड्डू बनाए, 5 नए लड्डू बराबर एनर्जी के, बराबर एनर्जी के। अब बताओ 10 इलेक्ट्रॉन तक जैसे मर्जी बटे, 11वां कैसे जाएगा? 11वां कहेगा एक इसमें जाऊंगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, क्योंकि सबके सब बराबर स्टेबल है, सबके सब। नहीं आया समझ में? तो मुझे बताओ मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5, और मेरे अब 3 क्लोरीन इनसे ओवरलैप हो जाएंगे। तो ऐसे में तुम मुझे बस ये बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी? sp3d। और ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिड। एक ही क्लास में वाला सारा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। मुश्किल लग रहा है? हाँ लग सकता है। कोई, मैं जो टॉपिक है वो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक उतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता। आपको बहुत अच्छे से एक एक पिछली बात पता होगी, जो आपने सब कुछ ऑर्बिटल्स वगैरह अच्छे से सुना हुआ है, आप बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, चिंता मत करिए, इतने हैबिचुअल हो जाओगे बार बार जब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोई टॉपिक तो होगा ना चैप्टर में थोड़ा बहुत मुश्किल, तो एक आध टॉपिक आएगा, ये एक आध टॉपिक में है वो। ये तो वेस्पर थ्योरी मुश्किल नहीं था, कहाँ था वेस्पर थ्योरी मुश्किल? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझना कहाँ मुश्किल था? तो मुश्किल है वो, थोड़ा बहुत मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं, वो सबके लिए मुश्किल है और वो आ जाएगा समझ में थोड़ी देर बाद। आ जाओ सब बच्चे, मुझे ना एक बार फटाफट से ना आप सब SF6 करके बताओ सल्फर 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा। जैसे मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ, मुझे सब बच्चे करके दिखाओ जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर। करो करो, छुट्टी की अभी कुछ नहीं है, 1:30 बजे से पहले छुट्टी नहीं है, जल्दी करो, कॉपी निकालो अपनी, पेन निकालो। SF6 कोमल नहीं आया समझ में? मुश्किल लग रहा है क्या? संजना आया, कुछ समझ में नहीं आया? अब बार बार एक ही चीज कर रहे हैं तो क्लियर हो रही है धीरे धीरे। SF6 ट्राई करो सब बच्चे। सल्फर है 16 इलेक्ट्रॉन्स। नितिन जल्दी करो, रौनक, आशीष, सब बच्चे जल्दी, मैं देखूंगा आगे। सल्फर ने 6 बॉन्ड कैसे बनाए होंगे सोचो, बना के देखो पूरा। sp3d2 तो समझ में आ गया।
तो बना के दिखाओ ना कैसे बना, समझ में आ गया अक्षत? ऐसी हाँ तो तुम लोग सब जगह भरते हो, स्कूल में ही भरते हो तुम लोग, है ना? हाँ तो तुम हर जगह भर लेते हो तुम लोग, स्टूडेंट लोग ऐसे होते हो, टीचर के सामने तुम लोग सब हाँ हाँ आ गया, बाद में पूछो। कल छुट्टी है आप लोगों की, ठीक है? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो, कल ऑफ है। या आओगे सुबह? आ जाएगी तान्या? तान्या कह रहे आ जाएगी। चलो अभी वोटिंग कराएंगे क्लास में, अभी पहले क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर वोटिंग करवाएंगे। बुला लो ना, हो गया? कर दिया? अब बताओ क्या मुश्किल था प्रोसीजर उसका? सबने कैसे करा? हाँ भाई क्लास, सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बांटे? सब बच्चे सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बांटे बोलो? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, फिर 3s में 2, 3p में 4। बढ़िया केस है, बहुत अच्छा केस है। अब मुझे बताओ 10 तक क्या है बोलो? नियोन। नियोन तक तो भैया नियोन तो कुछ नहीं करने वाला भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे, कहीं हम ऑलरेडी स्टेबल है, हम पार्टिसिपेशन में नहीं आएंगे, हमसे पार्टिसिपेशन की बात ना करें, हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ नहीं कर सकता हमारा। और बोलो क्लास, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बताओ, आप इसके 16 इलेक्ट्रॉन्स को बचपन में कैसे तोड़ रहे थे? 2,8,6। तो मुझे सब बच्चे बताओ वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। उन्हीं 6 से आप करे हो भाई बॉन्डिंग। 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 ऑर्बिटल्स में होंगे 6 फ्लोरीन आके ओवरलैप कर जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, क्लियर है? लेकिन समस्या क्या खड़ी होती है बताओ जरा? ग्राउंड स्टेट में आउटर के जो 3s के 2 हैं वो यहां पर है, 3p के 4 बताओ कैसे बटे हुए हैं? सब बच्चों का 3p के 4 कैसे हैं? 1 2, अच्छा तो 4 कैसे बनते हैं? 1 2 3 4। 3p में क्यों भरे, 3d में क्यों नहीं गए? क्योंकि 3d उनसे कम स्टेबल है, बोलो है कि नहीं? 3d बाद में आता है तो उसमें तो जाएगा ही नहीं। गेट माई पॉइंट? अब सब बच्चे मुझे तुम बताओ 3s में 2 है और 3p में कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट सल्फर कहता है मेरे को 6 फ्लोरीन से ओवरलैपिंग करनी है, इधर मेरे को 6 फ्लोरीन से क्या करनी है? ओवरलैपिंग। क्या तैयार है ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स कहते हैं हम 2 ऑर्बिटल्स तैयार है बस। कौन कौन से बोलो? पी वाई और पी जेड। ये कहता है पी एक्स, कहता है मैं भी नहीं बनाऊंगा इस बार, तो पी भी तैयार नहीं है। क्यों? फुलफिल्ड है। ये भी फुलफिल्ड है। कहता है क्यों नहीं बनाओगे? कहते हैं हम फुलफिल्ड है। और क्यों फुलफिल्ड है सोचो? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉन पहले चले गए। तो कहते हैं सबको बराबर स्टेबल कर दो। जो 3s आपको दिख रहा है ना सब बच्चे, 10 तक नियोन है ना, कहते हैं जो 3s आपको दिख रहा है ज़्यादा स्टेबल है ना, 3px से, 3py से और 3pz से, जो ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, इसको मिला दो किसमें बोलो? 3p में। एक सुनो भाई, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं, कह रहे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो खेल बन जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो कहते हैं एक बेसन का लड्डू, 3 मोतीचूर के लड्डू और 2 बूंदी के लड्डू, सबका चूरा बनाओ, नए 6 लड्डू तैयार करो, एक जैसी एनर्जी की। क्लास की लड़ाई खत्म, किसको बूंदी का चाहिए, किसको बेसन का चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहीं पर क्या होगा बोलो? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा बोलो? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जैसे ही एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बोलो क्या होगा? ये 3s और ये 3 3p और कितने d बोलो? 2d, 2 से ही काम बन जाएगा ना हमारा। तो सब बच्चे बोर्ड पे, एक s 3p और 2 ये सब मिक्स हुए एक दूसरे में। और मैं बताऊं 6 की शेप कैसी बनेगी? सब बच्चों ने 6 की शेप कैसे बनेगी? सर 6 की शेप आपको पता है? सर नियोन तक का तो मामला ऐसा ही रहेगा, उसके बाद जो 6 की शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी कि 4 तो जाएंगे ऐसे और एक ऊपर और एक, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, वो स्क्वायर में था बीच में ऐसे, और एक ऊपर था और एक, तो जो बाद के जो 3s बनना था, सुनो अभी क्लियर चल रहा है, जो 3s बनना था, जो 3p ऐसे ऐसे बनना था, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब उन सब ने मिक्सिंग कर ली और क्या बन गया? 4 तो बन गए ऐसे स्क्वायर में और एक ऊपर और एक। इससे फायदा क्या हुआ कि 10 तक तो बंटवारा जैसे होना था हुआ। अब 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां इलेक्ट्रॉन कैसे गया? किसी में भी 2 नहीं गए, सब में कितने गए बोलो? एक एक गए। एक एक क्यों गए? क्योंकि सबकी स्टेबिलिटी बोलो कैसी थी? एक जैसी थी। यही है हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको 1 घंटा हो गया, मैं एक ही तरह की चीज़ बोले जा रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन के अंदर, पता है आप लोगों को? एक ही तरह की चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, अब तक वो रिलेटेबल होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब कितने ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए तैयार हो चुके हैं? 6। एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पहले क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि कोई ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 थे, वो मना कर रहा था बॉन्डिंग बनाने से।
भाई बंद मत करो। सुनो, वो मना कर रहे थे बॉन्डिंग बनाने से क्योंकि ज़्यादा स्टेबल थे, लो एनर्जी पे थे, तो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनको भी एक जैसी एनर्जी वाला कर दिया। कह रहे कि अब ऐसा रहेगा ही नहीं कि 3s 3p से ज़्यादा स्टेबल रहे, इनको मिक्स करो, ऐसा ढांचा तैयार कर दो कि सब के सब एक जैसे स्टेबल हो जाए, ताकि किसी में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, सब में कितना जाए, एक एक। 10 के बाद अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो 6 ऑर्बिटल्स ऐसे मिल जाएंगे जो ओवरलैपिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को बोलो, क्या बोलो, क्या, sp3d2। अब बात ये है कि सर जब भी क्वेश्चन आएगा क्या सच में इतनी मेहनत करनी है कि हमें इतना सारा करना है? देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन 99.9% चांसेस ये होते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, सीधे पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन बता दो, बस हमें PCl5 के हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हमें SF6 के हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हमें फलाना ठिकाने के हाइब्रिडाइजेशन बता दो। ये मामला नहीं करते। अगर क्वेश्चन आया ऐसा कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन शो करके दिखाओ थ्रू द ऑर्बिटल्स कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल्स के जरिए शो करके दिखाओ, तो ही ये करना है, अदरवाइज तो नहीं करना। तो क्या करना है सर? सर आप लोगों को मैंने अभी भी एक टेबल सिखाया है, बस 2 मिनट की बात हो रहा है, 2 नहीं तो 5 मान लो मैक्सिमम। तुम मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को एक टेबल सिखाया है, क्लास प्लीज, मैंने तुम लोगों को टेबल सिखाया है। इस टेबल से कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें मॉलिक्यूल मिला हुआ है ना, जस्ट फाइंड इंडेक्स नंबर। क्या तुम्हें याद है मैंने इंडेक्स नंबर तुम्हें पहले से सिखा रखा है? मैंने तुम लोगों को इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला सिखाया था, याद आ रहा है? बस जिसको वो आता है, जिसको